हाँ, अच्छा नहीं, देखिए ऐसी बात है कि इस बारी ये बात फैक्ट है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा, आरएसएस ने जिस तरीके से ग्राउंड में काम किया, वो चीज़ लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल अलग थी। और विलास का ये कहना है बिल्कुल ठीक कि कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए था उस तरीके से कांग्रेस ने फाइट नहीं करा। और विद इन इंडिया अलायंस भी कांग्रेस के जिस तरीके के नंबर हैं वो नंबर जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं है। लोकसभा में अगर आप देखें तो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस थी, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ वो यहाँ वैसी चीज़ नहीं है। और अगर हम जो इनका एमवीए की अगर हम बात करें तो एमवीए में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि जितनी सीटों में कि कांग्रेस को 102 सीट मिली और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को 96 सीट्स मिली, तो दोनों को करीब करीब इक्वल सीट्स मिली। और अब रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि कांग्रेस की वहाँ प्रेजेंस उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। तो मेरे को लगता है कि एमवीए में जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक बारी उस पर भी क्वेश्चन उठेगा अगर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं तो। ठीक है, नहीं इसमें एक चीज होगी कि स्ट्राइक रेट मुमकिन है कि कांग्रेस का कम हो, लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि ऐसे जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ट्रांसफरेबिलिटी, किसके वोट्स किसको कितने ट्रांसफर हुए। तो कांग्रेस के वोट अगर उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के वोट उसी रफ्तार से कांग्रेस को ना हो रहे हो। ये भी देखने की जरूरत है कि क्या वाकई, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक कमिटेड वोटर है बिल्कुल, लेकिन क्या वो कांग्रेस में शिफ्ट करेगा या ये कहीं उधर तो नहीं चला जाएगा, ये एकनाथ शिंदे के साथ तो नहीं चला जाएगा। जैसा हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि एकनाथ शिंदे को लगभग 13% वोट मिले। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु भी हैं। अभिलाष सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प मुकाबला आपको किस सीट पर नजर आ रहा है सर? बारामती अजीत पवार या वर्ली आदित्य ठाकरे? निश्चित रूप से बारामती का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में भी हमने देखा था कि पवार वर्सेस पवार हुआ था। तो मुझे लगता है अभी भी बारामती के चुनाव पर सारे लोगों की नज़र है, उसी से पता लगेगा कि अजीत पवार का भविष्य क्या निर्धारित हो रहा है। निश्चित रूप से अजीत पवार यदि जीतते हैं तो वापस उप मुख्यमंत्री की दौड़ में वापस आगे आ जाएंगे, लेकिन यदि नहीं होता है तो एनसीपी का जो टूटा हुआ फैक्शन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि यदि अजीत पवार जो उनके नेता है वो ही बारामती से नहीं जीत पा रहे हैं तो ये शरद पवार की भी बहुत बड़ी जीत होगी। निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे का भी चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बारामती का चुनाव जो है वो बहुत कशमकशपूर्ण है और उसके रिजल्ट के ऊपर पूरे देश की नजरें लगी हुई है। शरद पवार ने तो सर हमने बीच में देखा कि वो एक इमोशनल दांव भी खेल दिया, उन्होंने वो संन्यास का जिस तरीके से ऐलान लिया, ऐलान किया, आपको लग रहा है कि उसका भी असर कहीं यहाँ दिखाई देगा? हाँ, नहीं, जैसे इमोशनल दो चीजें हैं, पब्लिक निश्चित रूप से वहां पर इमोशनली वहां पर। अभिलाष जी, मैं लौट रही हूँ एक बार इनके सर। अगर आप देखें तो ये बात सही है कि इमोशनल शरद पवार की उस एज को देखिए, और शरद पवार का वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी एक लंबे जमाने तक रहा है और आज भी है। तो ऐसे में जब इस तरह की अपील करते हैं कि आखिरी है और वगैरह वगैरह, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे जैसा संजीव ने कहा, लेकिन ये बात सही है कि ये इमोशनल अपील करेगी और अजीत पवार से लोग शिफ्ट होंगे कि नहीं अब ये तो आखिरी है, साहब को ही वोट देते हैं। तो हमें लगता है यह अपील बड़े टाइमली की है और ये इसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हिमानी डॉक्टर हिमांशु हैं बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमानी। बिल्कुल, डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु, जिस तरह से अभी हम टैली देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि वापसी आप, हालांकि ये रुझान है अभी जो सामने यहाँ पर निकल कर आ रखे हैं, और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें झारखंड तो वहां की टैली भी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कहां तक ये टैली जाएगी आपके लिए? जी, हमारा तो ये पूरा मानना है कि दोनों जगह, दोनों राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत से अकेले की भाजपा की सरकार आने वाली है, ये मेरा पूरा अनुमान है। क्योंकि हमने जो वादे किए हैं वो आज तक पूरे किए हैं, जो हमारी विचारधारा है वो अभी तक पूरी रूप से मानी गई है। हमने आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हिंदू है वो एक हुआ है, सेफ हुआ है, नेक रहा है, और इसी के लिए और महाविकास अघाड़ी को जो है वोट इसलिए नहीं मिले हैं, लेकिन आपके सहयोगियों ने खुद ही कहा है कि ना ये किसी नारे काम पे आ पाए हैं, ना किसी जो वादे किए। लेकिन आपके खुद ही के सहयोगियों ने कहा है कि ये वहां नहीं चलता। नहीं, हमारे सहयोगियों ने तो ऐसे
देखिए जहां गठबंधन होता है वहां थोड़ी नोकझोंक तो रहती है, पर आप दूसरों का गठबंधन देखिए। एक तरफ आप कहते हैं शिवसेना, शिवसेना का पूरा नाम क्या है? शिव की सेना, जिनके महान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि हम पहले थे जिन्होंने ढांचे पे के तरफ गए थे। दूसरी तरफ उनके साथी हैं एसपी क्या है? जिन्होंने गोलियां चलवाई। तीसरे क्या है? आईएनसी, जो कहते हैं राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और चौथे इनके पार्टनर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो किसी को मानते ही नहीं है, जो कहती है कि हम भारत की न्यूक्लियर वेपन भी गिरा देंगे। और इन्हीं के खड़गे जी जाके बोलते हैं कि ये जो वादे करते हो जब निभा नहीं पाते हो, तो स्टेज पे कर्नाटक में बोला है कि वादे जो करते हो निभा नहीं पाते हो। सो यही है कि जनता आप जो कांग्रेस का दोगलापन जो है पहचान गई है। जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता भी आजकल जो है परेशान है, तो इसीलिए महाविनाश अघाड़ी को जो है वोट नहीं मिल रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र और झारखंड की जनता ने जो है महायुति और एनडीए गठबंधन को ही अपना पूर्ण बहुमत देने का जो है चुन लिया है। जुड़ी हुई हैं अनुमा आचार्य जी, आप रिएक्ट इस पर करना चाहेंगे? और आपको महाविकास नहीं बल्कि महाविनाश अघाड़ी बोल रहे हैं वो। देखिए, नमस्कार। पहली चीज़ तो ये है कि जिस देश में इनके लीडर जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषा फूहड़ है, तो इनकी भाषा पे क्या ही कहना चाहिए। इनको कुछ भी कहने का जो है आदतें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरे देश में डिस्कोर्स इन्होंने सबसे नीचे किया है और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही इनकी सरकार के रहते रहते शिक्षा जो है, सरकारी स्कूल 6% कम हो गए हैं। 6000 से ज़्यादा स्कूल कम हुए हैं और 73% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए हैं। यानी कि एक तरह से ये शिक्षा का स्तर कम करते जा रहे हैं, वो उनकी भाषा में आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता जो बात कर रही थी, महाराष्ट्र की जनता का जो रुझान है वो महाविकास अघाड़ी की तरह है। हम इनको उटपटांग चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहना भी नहीं चाहते, हमारी भाषा वैसी नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो है, ये अगर आपने ग्राउंड पर देखे हो तो एक चीज़ बहुत साफ है। महिलाओं ने, जिनको ये कहा गया कि आपको लड़की बहन योजना का, लाड़की बहन का फायदा मिल रहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। एक महिला को मैंने सुना, उन्होंने कहा हमें सोयाबीन के दाम नहीं मिले। यही हाल दूसरे राज्यों में है जो बीजेपी शासित है। इन्होंने 5 घोषणाएं की थी। मध्य प्रदेश में कहा था 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, हम 3100 रुपए धान का मूल्य देंगे, 2700 रुपए गेहूं का मूल्य देंगे। कुछ भी नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, सिवाय भ्रम के, सिवाय झूठ के, सिवाय पूरी तरह से सिस्टम को कंट्रोल करने के करती क्या है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अनुमा जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, इस वक्त जो टैली है वो आप भी देख रही हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, हालात बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन 144 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी बहुमत से सिर्फ एक सीट पीछे शुरुआती रुझान में एनडीए नजर आ रहा है। 288 में से 144 सीटों पर एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 107 या 108 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी एक बड़ा फासला और बहुमत के बेहद करीब शुरुआती रुझान में एनडीए पहुंच चुका है। अनुमा जी, आपको लगता है कि ये कोई अचरज की बात है? आपको लगता है ये कोई अचरज की बात है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि